अच्छा है, हम भी सीख रहे हैं, लोग भी सीख रहे हैं। जैसा लोगों ने जो फैसला किया है वो लोगों को महसूस हो रहा है। हमें भी थोड़ा आराम है कि हर वक्त हमारी मुख्यमंत्रियों से, इस हरियाणा में जितना टकराव मुख्यमंत्रियों से मेरा रहा उतना आज तक किसी विधायक का रहा नहीं। हरियाणा के अधिकारियों से जितना मेरा टकराव रहा इतना कभी किसी का रहा नहीं। आज इस चुनाव के हारने के बाद हमारे विरोधी भी मेरी पीठ थपथपाते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम इंतजार कर रहे हैं चुनाव कब आए और आपका चुनाव आप नहीं हम लड़ेंगे। तो मुझे तो चुनाव की तैयारी करने का कोई अवसर ही लोग नहीं दे रहे। पलवल एक गुमनाम शहर हुआ करता था, लोग हमें पलवल के इलाकों को हरियाणा में नहीं माना करते थे और वो ये हमसे हमारे इलाके के लोगों से पूछा करते थे भाई ये पलवल हरियाणा में है या यूपी में है। नमस्कार, राजनीति.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। इस कड़ी में जो मुलाकातें हमारी चल रही है, आज आपको मुखातिब कराते हैं एक ऐसे नेता के साथ जिसकी हरियाणा कांग्रेस के गिने हुए वो नेता जिनकी ताकत का लोहा जो है वो प्रदेश ने माना है, पार्टी ने माना है, उनमें उनकी गिनती अव्वल नंबर पर होती है। एक ऐसे नेता जिनकी स्वीकार्यता उतनी ही ज्यादा है जितना जनता उन्हें प्रेम करती है। एक ऐसे नेता जो 5 बार विधायक रहे, मंत्री रहे हैं और जिनके पास संगठन का लंबा चौड़ा अनुभव है। एक ऐसे नेता जिनका कोऑर्डिनेशन सभी के साथ गजब का रहता है और जिनके अंदर एक पॉलिटिकल विजन भी है। हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के करण सिंह दलाल के साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जी, थैंक यू। सबसे पहला सवाल सर, राजनीतिक वनवास चल रहा है, किस तैयारियों के साथ इस समय को गुजार रहे हैं, किस तैयारियों के साथ काट रहे हैं? क्या शेर झपटने से पहले 2 कदम पीछे हटाता है जो, उस तरह की तैयारियां हैं? कैसे ये फेज निकल रहा है, मेरा सवाल ये है। केशव जी, ये जो आज हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक माहौल है, तो मैं 5 दफा विधायक रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ और सभी तकरीबन सरकारों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। सभी सरकारों के साथ संघर्ष भी हमने बहुत ऊंचे दर्जे से किया है। पुराने लोग, कार्यकर्ता जो आपके वोटर्स रहे, वो अब भी कुछ फरियादें लेकर आते होंगे, कुछ व्यक्तिगत कामों को लेकर आते होंगे, स्वाभाविक है, सबके साथ रहता ही है। उन्हें कैसे आप टैकल कर पाते हैं? क्या अधिकारी सुनते हैं? पुराना कोऑर्डिनेशन ही ऐसा है? स्थानीय नेताओं के साथ तालमेल उस तरह का रहता है कि व्यक्तिगत स्तर के काम हो जाते हैं उन लोगों के, या उसमें भी कुछ चैलेंजेस आपको लगता है? व्यक्तिगत सवाल है। नहीं, उसमें केशव जी जो सबसे बढ़िया नई राजनीति इस इलाके में जो दिखाई देती है वो ये है कि 25 साल 30 साल में इस इलाके का करता धरता रहा। तो हमारा यहाँ एक रिवाज हुआ करता था, मैंने अगर अधिकारी को फोन किया, अगर वो गलत काम था तो पहले बात तो मैंने ही फोन नहीं करना था और अधिकारी अगर कह देते थी इसमें ये गलत बात है तो मैं मना कर देता, भाई नहीं करना। लेकिन जो काम हमने अधिकारियों को कहा तो उस काम में दोबारा हमें नहीं कहना पड़ता था। वो काम होते थे, लोगों को आदर सत्कार मिलता था, लोगों का सम्मान होता था, लोगों की सुनवाई होती थी और उनकी संतुष्टि होती थी। एक जगह बात कर रहे थे हम, तो लोगों ने कहा कि आपके बारे में कि शेर दमदार होता था लेकिन अब थोड़ा बूढ़ा हो गया है। नहीं, जो उम्र का तो तकाजा राजनीतिक रूप से, वैसे तो एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन राजनीतिक रूप से आपके पास विजन है, आगे अब आप तैयारी कर रहे हैं, चुनावी राजनीति में ही रहना है? नहीं, वो जो आपने जो कहा, भाजपा का जब राज है तो हम यहाँ पर दम दिखाते हुए अच्छे नहीं लगते, शोभनीय बात नहीं है। राजनीति की एक मर्यादा होती है। आज यहाँ के विधायक और हैं, यहाँ प्रदेश में सरकार किसी और की है और मैं बेमुल्क नवाब बन करके शहरों में, दफ्तरों में जाकर के अपना दबदबा बनाऊं तो मुझे शोभा नहीं देता। मैं हरियाणा का सीनियर पॉलिटिशियन हूँ। अपनी उम्र में कोई एक आधा ही मेरी उम्र में इतनी दफ़ा बना होगा, वरना हरियाणा में तो अगर 5 दफ़ा एमएलए बनते हैं तो उनकी उम्र टप जाती है। जी जी। तो ये राजनीति में ये बिना अधिकार के और अपना दबदबा बनाना,
ये हमारा काम नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। अच्छा है, हम भी सीख रहे हैं, लोग भी सीख रहे हैं। जैसा लोगों ने जो फैसला किया है वो लोगों को महसूस हो रहा है। हमें भी थोड़ा आराम है कि हर वक्त हमारी मुख्यमंत्रियों से, इस हरियाणा में जितना टकराव मुख्यमंत्रियों से मेरा रहा उतना आज तक किसी विधायक का रहा नहीं। हरियाणा के अधिकारियों से जितना मेरा टकराव रहा इतना कभी किसी का रहा नहीं। तो मुझे भी आराम है। और लोगों ने जो भाजपा की सरकार को हरियाणा में कायम किया, और खास करके हरियाणा की सरकार फरीदाबाद पलवल जिले के लोगों ने ही बनाई है। जहाँ तक हमारे विजन का सवाल है, हमारे विजन को ये इलाका अच्छी तरह से जानता है। इस इलाके के अंदर जो भी कुछ हुआ वो हालांकि मेहरबानी लोगों की थी, उन्होंने मुझे विधायक बनाया। या जितने भी काम जिला बनाया तो हमने बनाया, मैंने बनाया। या राजकीय महाविद्यालय खोले गए वो मैंने खोले, यहाँ स्कूल अपग्रेड हुए वो मैंने किए। यहाँ पलवल के अंदर सीवर, पलवल के अंदर नालों का निर्माण करना, पलवल के अंदर पार्कों का निर्माण करना, पलवल का नाम हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में रोशन करना, ये हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे इलाके के लोगों ने वो करके दिखाया कि जब मैं विधानसभा में बोलने के लिए खड़ा होता था तो प्रेस अधिकारी और प्रदेश की जो भी हुकूमत होती थी उनके कान खड़े रहते थे, भाई इसको देखो क्या बोलता है, क्या करता है। चुनाव आ रहे हैं अब, लोकसभा के भी और उसके कुछ समय के बाद विधानसभा के भी। कमर कस ली आपने, तैयारी है इस बार? मुझे ऐसा लग रहा है अब की दफ़ा, ये भी पहली दफ़ा मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद हमारी तैयारी नहीं, लोगों की तैयारी हमसे कई गुना ज़्यादा है। लोग फ़ोन करके और आगे पूछते हैं भाई अब इलेक्शन हमने लड़ना है। और उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि जो लोग हमसे नाराज़ हुआ करते थे, क्योंकि बहुत लंबा अरसा मैंने राजनीति में मैं रहा हूँ, तो एक आमतौर पर हर आदमी को बुराइयाँ नज़र आने लग जाती हैं। तो जो लोग हमें कसूरवार मानते थे, आज इस चुनाव के हारने के बाद हमारे विरोधी भी मेरी पीठ थपथपाते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम इंतजार कर रहे हैं चुनाव कब आए और आपका चुनाव आप नहीं हम लड़ेंगे। तो मुझे तो चुनाव की तैयारी करने का कोई अवसर ही लोग नहीं दे रहे। लोग हर बिरादरी का जो अच्छे समझदार लोग हैं और खास करके नौजवानों में, पिछड़े वर्ग में, गरीब लोगों में, हर बिरादरी में जो भी अच्छे और भले लोग हैं वो मेरी बहुत हौसला अफजाई करते हैं। और बल्कि मुझे एमएलए रहते हुए इतना अच्छा नहीं लगता था जितना चुनाव हारने के बाद जो लोग मेरी वाह करते हैं या मेरी पीठ थपथपाते हैं या मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो मेरी ज़िंदगी का एक नया अनुभव है। तो मेरे से ज़्यादा तैयारी तो हमारे इलाके के लोगों ने की हुई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो एक यूथ इमर्जिंग लीडर के तौर पर धीरे धीरे प्रदेश में अपनी छवि को डेवलप कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं उस चीज के अंदर। कहावतें, चर्चाएं ऐसी भी चलती हैं कि आने वाले समय में राजनीतिक बागडोर जो है दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में होगी, वो डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी होंगे। तो एक तरफ आप जैसे लोग जो कि पुराने लोग हैं, ओल्ड गार्ड हैं लेकिन दमदार हैं, और एक तरफ वो यंग ब्लड, दोनों के बीच में आपको क्या लगता है कि तालमेल किस तरह से एस्टेब्लिश हो पाएगा, स्थापित हो पाएगा, या अभी से सही तालमेल चल रहा है सब चीजों का? नहीं, तालमेल में कहीं कोई टकराव नहीं है। और हरियाणा में जो हमारे नौजवान, जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, जिनमें दीपेंद्र भी है और भी हैं, तो सब मिलकर के इस हरियाणा को एक जो नया विजन जो हमने दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं। हमने एक कार्यक्रम लोगों को दिया है, चाहे ओल्ड एज पेंशन का है, चाहे वो रसोई गैस का है, जो बहन बेटियों को आज महंगाई में 1200 रुपये का सिलेंडर खरीदना पड़ता है, उसके लिए हमने कहा है कि हम 500 रुपये का उसे देंगे, जैसे आज राजस्थान में दिया जाता है। हम मोहल्लों में बांधा करते थे, गांवों की चौपालों पर डॉक्टर और टीम भेजा करते थे। तो फिर से हम वही दिन लेकर के आएंगे और इस हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने ही हमेशा से देश को और इस प्रदेश को आगे किया है। एक आखिरी सवाल है करण जी, चर्चाएं इस तरह की चलती हैं जिसे भाजपा के लोग कहते हैं कि ये पर्दे के पीछे की हकीकत है और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये कोरी अफवाहें हैं। ये कांग्रेस का कुनबा जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर वो एक नहीं है। एक उदय भान की कांग्रेस कही जाती है, एक हुड्डा साहब की कांग्रेस कही जाती है, कभी कुमारी शैलजा जी की कांग्रेस कही जाती थी। आप किस तरीके से देखते हैं पार्टी के अंदर का जो तालमेल है, इंट्रा पार्टी कोऑर्डिनेशन है, क्या वो वाकई मजबूत है या फिर वाकई में कुछ गड़बड़ है? नहीं, वाकई में गड़बड़ है और ये बड़ा दुखदाई है और हमें बड़ा अफसोस है
कि जहां कांग्रेस को आज लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आपसी मतभेदों को ख़त्म करके और लोगों के साथ सड़कों पर उतरना चाहिए, और इस तरह की जो धड़ेबाजी गुटबाजी की बातें आती हैं ये नहीं आनी चाहिए, और ये आती हैं। लेकिन अब हमारे जो नए हरियाणा के जो इंचार्ज आए हैं, उदयभान जी नहीं, जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आए हैं, तो उदयभान जी तो कोई पार्टीबाजी नहीं करते हैं। पार्टीबाजी गुटबाजी तो वहाँ है जो मुख्यमंत्री बनने में लगे हुए हैं, चाहे वो विधायक बने ना बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की बातें करते हैं। तो आज कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं है, आज लोगों की लड़ाई लड़ने का मौका है, लोगों को एक नया विश्वास और भरोसा दिखाने का एक मौका है। तो वो गुटबाजी हमारे उस मुकाम को नुकसान पहुंचा रही है। तो मैं, जो आपने कहा, मैं इस बात को मानता हूं कि ये हमारी कमजोरी है, लेकिन नए इंचार्ज ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही हमारा संगठन भी बनेगा और हमारे जो गुटबाजी भी समाप्त होगी। लेकिन ये मैं आपको केशव जी एक बात दावे से कह सकता हूँ, ये भी एक नया अनुभव मैंने महसूस किया है। चाहे कांग्रेस के नेता आपस में सर फुटबॉल भी कर लें और कितने ही आपस में और भी लड़ लें, लेकिन अभी दफा लोगों का फैसला ये है कि कांग्रेस को ही लेके आना है। अब की दफा ये स्थिति पहले कभी ऐसी नहीं होती थी। अगर कांग्रेस के नेता वैसे सब एक होंगे, ये गुटबाजी समाप्त होगी और हमारा नेतृत्व सारी बातों को गंभीरता से लेकर के जो भी कमियां हैं इनको ठीक करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं भी होती हैं तो केशव जी, हरियाणा की 36 बिरादरी के लोगों ने तो ऐलान किया हुआ है कि अब की दफा कांग्रेस को लोकसभा में भी और विधानसभा में भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आएगी। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि करण दलाल ने पलवल को क्या कुछ दिया है? अगर व्यक्तिगत तौर पर, एक मंत्री के तौर पर भी, विधायक के तौर पर भी अगर बात करते हैं, तो पलवल के विकास में आपकी अचीवमेंट्स क्या है? केशव जी, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट मैं मानता हूं कि इस हरियाणा की राजनीति में पलवल एक गुमनाम शहर हुआ करता था। लोग हमें, पलवल के इलाकों को हरियाणा में नहीं माना करते थे और वो ये हमसे, हमारे इलाके के लोगों से पूछा करते थे, भाई ये पलवल हरियाणा में है या यूपी में है। तो जब मैंने हरियाणा की विधानसभा में अपने इलाके की आवाज़ को बुलंद किया और उस वक्त की ताकतों से टकराने का काम किया, तो पहला जो मैं महसूस करता हूँ कि मेरा एक बहुत बड़ी सफलता थी, पलवल हरियाणा के मानचित्र के ऊपर दिखाई देने लगा। पलवल का महत्व हरियाणा के लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आने लगा। तो हम हरियाणा में सक्रिय राजनीति के भागीदार बने। एक तो ये मेरा योगदान था। हरियाणा की राजनीति पलवल के बिना नहीं चलती थी। अगर मैं विपक्ष में होता था तो विपक्ष की गतिविधियां इतनी तेज हुआ करती थी कि मुख्यमंत्री भी बहुत ज़्यादा डर मानते थे, खौफ मानते थे। और आवाज़ उठाने के लिहाज से भी पलवल से जब नाम से मैं बोलता था तो उसे सब लोग सुनते थे। तो एक तो हमारा नाम, हमारा दर्जा, हमारा इलाके का ये शोहरत और दबदबा इस हरियाणा में, देश के अंदर बनना शुरू हुआ, दिखाई देने लगा जब मैं विधायक बना। फिर ये जो आज का पलवल है, ये गांव जैसा एक इलाका हुआ करता था। इसकी एक एक सड़क, इसके एक एक नाले, यहाँ के बस अड्डा, यहाँ के बाईपास, यहाँ सीवर, पानी, जितने भी ये कार्यक्रम हैं ये मैंने किए। यहाँ पलवल के अंदर बहन बेटियां रात को 2 बजे पीने के पानी के लिए लाइनों में लगा करती थी। पूरे हरियाणा में हमारा पलवल शहर एक ऐसा शहर है जहाँ मैंने अपने गांव के जंगल में बोर कराए 100 के करीब, और उस पीने के पानी को पलवल शहर और आस पड़ोस के गांवों में मैंने मुहैया कराया। तो हमारी बहन बेटियों को रात में पानी भरने की ज़रूरत नहीं आती, उनको पानी मिलता है। सीवर का प्लांट भी यहाँ पर मैंने लगाया। यहाँ राजकीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर राजकीय महाविद्यालय मैंने यहाँ पर खोला, जहाँ गरीबों के बच्चे, खास करके हमारी जो बेटियाँ हैं वो वहाँ पढ़ाई करती हैं, कम फीस देनी पड़ती है। और यहाँ का पलवल का डेवलपमेंट प्लान जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि कहाँ क्या होना है, वो डेवलपमेंट प्लान भी मैंने ही बनवाया था। मैं मंत्री था, और अगर उस वक्त मैं वो ही नहीं करता तो आज ये जो पलवल के अंदर आप देख रहे हैं, ये ओमेक्स एक सिटी डेवलप हुआ है,
हमारे पलवल के नॉर्थ पार्ट में हुड्डा सेक्टर के अंदर शहर के अब बहुत अच्छे अच्छे लोग जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, वो अच्छे अच्छे घर बना करके रहने लगे हैं। यहाँ फ्लैट्स बन करके फ्लैटेड कॉलोनीज यहाँ पर आने लगी हैं। वो नए पलवल गांव की तरह होता था, 11-11 फुट के रास्ते होते थे। मैंने यहाँ पलवल में नाजायज कॉलोनी काटने वालों को बंद करा करके और इसे एक शहर का स्वरूप देने का काम किया, जो आज पूरी दुनिया जब यहाँ से गुजरती है तो देखते हैं कि भी हाँ अब एक कोई नया इलाका डेवलप हो रहा है। तो इसके अलावा स्कूलों का अपग्रेडेशन, हॉस्पिटल की बिल्डिंग यहाँ मैंने बादशाह खान फरीदाबाद के हॉस्पिटल से भी बड़ी बिल्डिंग यहाँ मैंने बना के दी और उसमें डॉक्टर्स के लिए सारी जो आधुनिक मशीनें हैं उनको इंस्टॉल कराने का हमारा कार्यक्रम था। हमारा नर्स जो कॉलेज है उसको हमने वहाँ खुलवाया। धतीर गांव में जेबीटी का सेंटर मैंने खुलवाया, जहाँ हर साल 5 लड़कों को उस गांव के बच्चों को ही दाखिला मिला करता था और इलाके के बच्चों को वहाँ जेबीटी में दाखिला मिला तो आज कम से कम हजारों बच्चे जेबीटी का धतीर से पढ़ाई करके आज रोजगार। और यहाँ आईटीआई का दर्जा बढ़ाने का काम किया। तो इस पलवल में जितने भी आप काम देख रहे हैं, सचिवालय पूरे उत्तर भारत में इतना सुंदर सचिवालय नहीं है जो मैंने पलवल में बना करके दिया है। लोग रुक करके फोटो खींचते हैं और सबसे हरियाणा, पंजाब और इधर जो नॉर्दर्न स्टेट्स का सबसे बढ़िया सचिवालय मैंने बनवाया, सारे इलाके को पता है। तो ये सारे के सारे जो काम हैं ये हमने अपने इलाके के लिए करने के लिए जो प्रयास किया उनमें हमें बहुत कामयाबी मिली। अभी और भी यहाँ पुलिस लाइन हमने बनाई, आप जा कर के देखिए हरियाणा में इतनी सुंदर पुलिस लाइन नहीं होगी जो हमने बनाई। तो ये सारी जो बातें हैं और जो आगे हमने जाना था, वर्ष 2009 में अगर लोग मुझे चुनाव ना हराते तो आज का ये पलवल आपको गुड़गांव जैसा नजर आना था। वो एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका था जो बिना वजह हमारे हाथ से निकला। लेकिन जो हमारे अधूरे काम हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं और इलाके में जो मैंने काम कराए तो उनके रख रखाव भी नहीं है। आज इस सचिवालय में जहाँ जहाँ बिल्डिंग में धब्बे या कोई खराबी नजर आती है, आप जा करके देखिए उनको कोई संभालने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पर जो जिला बना पलवल, ये भी मैंने ही बनवाया था। जिला बनाना कोई छोटा काम नहीं था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उससे पहले पलवल किसका हिस्सा होता था? फरीदाबाद का। हाँ जी। तो जिले के तौर पर जो मान्यता मिली, सारी चीजें मिली, वो आपके प्रयास? वो मैंने कराई थी। जिला मैंने बनवाया, जिला का सचिवालय बनवाया, पुलिस लाइन बनवाई, रेलों के पुल बनाए जो यहाँ कभी नहीं होते थे, रेलवे फ्लाईओवर, रेलवे ओवर ब्रिजेज सारे मैंने ही बनवाए। और जैसे मैंने आपको बताया तमाम इलाके के कामों में पानी का है, सीवर का है, डेवलपमेंट का है, वो सारे काम हमने शुरू किए। जी चलिए, हमारी शुभकामनाएं सर इस काम के लिए। और बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय व्यस्त शेड्यूल से निकाल कर हमें दिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे बेहद खुशी है कि पूरे हरियाणा ही नहीं, अब तो पूरे देश के लिए राजनीति.com जो चैनल आया है और जिस तरीके से वो लोगों की सुध ले रहे हैं, जिस तरीके से हरियाणा के राजनेताओं से उनका जो इंटरव्यू लेकर के प्रदेश के जो उनके मंसूबे हैं, जो प्रदेश के सपने राजनेताओं के मन में हैं, उनको उजागर करने का काम करते हैं। प्रदेश की बेरोजगारी और जो प्रदेश की तकलीफ़ें हैं लोगों की, या कोई भी भ्रष्टाचार या और चीज़ें हैं, उन सब को राजनीति.com जिस तरीके से आगे लेकर के चल रहा है, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप लोग इसी तरीके से लोगों की दिक्कतों को, प्रदेश के नेताओं से लेकर के अधिकारियों के रवैये को लोगों के सामने प्रदर्शित करते रहेंगे और प्रदेश के लोगों को, खास करके नौजवान बच्चों को इसी तरीके से लाभ देते रहेंगे।